Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our English language program. अब हमें काफ़ी देर हो गई है आपके साथ and everybody who is watching, it feels like all students are like a family because we keep on getting your feedback. हमें आपके comments भी मिलते हैं, लोग भी हमें मिलते हैं, हमें बताते हैं कि they are learning something और मैं हमेशा उन्हें thank you बोलती हूँ. यहाँ भी on the episodes also मैं आपको episodes में भी thank you बोलती हूँ because if you are learning something, आप कुछ सीख रहे हैं, बेशक सब कुछ नहीं, like 20%, 10%, 30% या 50% और 60% और 70%, that means you are learning something and I'm able to teach you. तो अगर मुझे इससे खुशी मिलती है कि आप लोगों को सीखने को कुछ मिल रहा है, so if you are learning and this program is helping you in English, तो हमें खुशी होती है इस चीज़ की. Thank you so much आपकी encouragement के लिए, आपकी दुआओं के लिए, because we need that. हम लोग tenses कर रहे हैं and we are close to end. बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करनी हैं क्योंकि टेंसेस के बाद there are few things जो हम करेंगे and then we will end it because हमारा पहला पोर्शन था phonics, we finished it. Second parts of speech था, वो भी हम लोगों ने किया. बीच में हम लोगों ने generally blending भी continue रखी and we talked about everything, यानी names animals के हो गए या pets के या utensils kitchen के जो equipments होते हैं, सब चीज़ों के जो हम कर सकते थे, we did it just to give you every information which is important to learn English language. आज हम क्योंकि हमने शुरू किया लास्ट एपिसोड में, हम टेंसेस को ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हम लोग प्रेजेंट टेंस कर चुके हैं, पास्ट टेंस कर चुके हैं. अब हमने शुरू किया हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस क्योंकि फ्यूचर टेंस की भी 4 टाइप्स हैं और हम सिंपल फ्यूचर टेंस कर रहे हैं. ओके, हमने लास्ट एपिसोड में शुरू किया था सिंपल फ्यूचर टेंस, इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे. हम आपको बता रहे थे कि हम लोग हमेशा एक, आपको मैं कोशिश करती हूँ एक फॉर्मूला उसका या एक स्ट्रक्चर किस तरह से आपने उसको अप्लाई करना है. हमने कहा था जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है या होगी या होगा, इस तरह की चीज़ें हम बोलते हैं, यानी वो सुबह आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू कम टुमारो, इस तरह के भी सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं फ्यूचर को प्रेजेंट या बोलने के लिए. जब यू आर presenting something in future or you are speaking something, presenting तो नहीं कहना चाहिए, I should say when you are speaking something in future, you are writing something in future, you are talking something about future, तब आपको इस टेंस को यूज़ करना होता है कि यानी ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होगी, ऐसा होगा, आपको प्रेडिक्शन कर रहे हैं. या जब आपने कहना है कि मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा, यानी प्रॉमिस, या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विल यू डू दैट, क्या आप ये करेंगे, इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनमें आप फ्यूचर का यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का. हमने जस्ट बेसिकली थोड़ा सा रिकैप करूँगी, देन विल गो ऑन बिकॉज हमने शुरू तो कर लिया. सब्जेक्ट, देन क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, विल और शेल, उसके ऊपर भी हमने लास्ट टाइम बात की थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम विल का इस्तेमाल होता है. विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि यू विल रीड, आई विल रीड, ही विल रीड. रीड क्या है? दिस इज वर्ब. विल साथ लगेगा सब्जेक्ट, आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट. दे विल रीड. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि शेल का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी आई शेल रीड. हमने शायद आपने पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ शेल लगता है, ये भी रूल हुआ करता था. इट्स नॉट दैट, मतलब कि आप शेल सिर्फ आई और वी के साथ लगाते हैं. शेल आप इन सब के साथ लगा सकते हैं, आई वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो या इट, इन सब के साथ आप विल का इस्तेमाल करते हैं और आप शेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन मैंने लास्ट टाइम ये बात आपको बताई थी कि शेल अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा ब्रिटिश इंग्लिश में शेल का यूज़ किया जाता है. मगर अब ब्रिटिश में भी, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में भी विद इन ब्रिटेन, वहाँ भी शेल का यूज़ बहुत कम हो रहा है, ज़्यादा वहाँ भी विल का ही यूज़ किया जाता है. बट दे बोथ हैव द सेम मीनिंग. अगर मैं कहती हूँ आई शेल रीड या आई विल रीड, दोनों का मतलब कि नहीं मैं पढ़ूंगी तो या मैं पढ़ूंगा,
लेकिन मीनिंग दोनों का ही सेम है, चाहे मैं शेल लगाऊं या विल लगाऊं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि ज्यादा विल का यूज होता है एंड द वर्ल्ड मोस्टली गोज विद समथिंग विच इज इन मेजॉरिटी, यानी कि जो चीज़ ज्यादा मेजॉरिटी में यूज करते हैं लोग, उसी की तरफ ज्यादा लोग फॉलो करते हैं उसी रूल को, तो इसलिए मैं ज्यादा विल का आज यूज करूंगी। कि मैंने आपको कहा कि ऑल्दो ब्रिटिश इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि ज्यादा लोग अब ब्रिटिश इंग्लिश में भी, यानी इंग्लैंड में जितनी जहाँ इंग्लिश बोली जा रही है, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सेंट्स में थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि मैंने ये बात एक्सेंट की पहले भी की थी, दोबारा नहीं करूँगी। हम ज़्यादा विल का यूज़ ही देखते हैं इवन इन ब्रिटेन। वहाँ पे भी जो ब्रिटिश इंग्लिश का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ शेल का यूज़ थोड़ा कम हो चुका है, और अब ज़्यादा वहाँ पर भी उस इंग्लिश में भी विल ही यूज़ किया जाता है। इसलिए हम ज़्यादा सेंटेंसेस उसी के साथ करेंगे। डू नॉट थिंक कि मिस ने शेल नहीं कराया या हमें बताया नहीं, क्योंकि मैंने पिछली एपिसोड में भी आपको ये बात बताई थी। ओके, ये तो था सारे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब यूज़ किया है, या कोई और भी हो सके, यानी मैं खेलूंगा या मैं खेलूंगी, तो क्या होगा, यू विल प्ले, आई विल प्ले, यू विल प्ले या वी विल प्ले। यू विल प्ले का मतलब है तुम खेलोगे, वी विल प्ले हम खेलेंगे, आई विल प्ले मैं खेलूंगा या मैं खेलूंगी, ही शी इट यानी ही विल प्ले वो खेलेगा, यानी शी विल प्ले वो खेलेगी, इट विल प्ले यानी ये खेलेगा या खेलेगी। वैसे तो इट किसी चीज़ को कहते हैं, एंड दे विल रीड या दे विल प्ले, अगर मैं प्ले लिखती हूँ, यानी कोई और भी वर्ब अगर आप लिखते हैं तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। नाउ विल टॉक अबाउट द नेगेटिव। बिफोर गोइंग ऑन द नेगेटिव, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी यूज़ होते हैं, क्योंकि आफ्टर दिस टेंस, यानी जो हम सिंपल फ्यूचर टेंस करें, उसके बाद मैं आपको कॉन्ट्रैक्शंस भी करवाऊंगी। मैंने पीछे भी काफ़ी दफ़ा इसको मेंशन किया है। वी हैव मेंशन्ड दैट के हैज़ नॉट या हैज़ंट, हैड नॉट, हैडंट, डू नॉट, डोंट, डजंट, ये हम बातें करते रहे हैं इन टेंसेज, लेकिन सेपरेटली मैंने आपको इसका कोई अलग से लेक्चर नहीं दिया, बट आई विल डू दैट आफ्टर फिनिशिंग दिस सिंपल फ्यूचर टेंस। हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि जिस तरह मैंने कहा शी विल, रीड की जगह ले लेते हैं प्ले। अगर मैंने इसकी कॉन्ट्रैक्शन लिखनी, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी, तो कैसे लिखूंगी, शी प्ले। अब क्या हुआ, इट इज शी विल, लेकिन मैंने क्या किया है, वॉस्टरफे लगा के सिर्फ डबल एल के, ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अगर मैं लिखती हूं आई विल रीड द बुक, अब मैं इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखूंगी तो I'll read the book। अब क्या हुआ, I के साथ ऊपर apostrophe का मैंने यूज़ किया है, सॉरी मैंने apostrophe अगर कहा, इट्स apostrophe, क्योंकि बोलते वक्त निकल जाता है मुंह से, इसलिए मैंने कहा मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता दूँ आपको, इट्स apostrophe। I'll read, क्योंकि ये पोजेसिव के लिए मोस्टली एपोस्ट्रोफी जो है, आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये भी एपोस्ट्रोफी है, यस इट इज कॉमा इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी, लेकिन ये यहाँ पोजेसिव नाउन्स की बात नहीं हो रही। जैसे हमने कहा था दिस इज साराज बुक, ये सारा की किताब है। वी टॉक्ड अबाउट एपोस्ट्रोफीज व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हमने कंजंक्शंस किए थे, इंटरजेक्शंस किए थे, हमने नाउन्स पढ़े थे, तो हमने पोजेसिव नाउन्स की बात की थी कि वहाँ पर जब मैंने कहना ये सारा की बुक है, तो मैंने एपोस्ट्रोफी के साथ क्या लगाया है, एस, यानी दिस इज नॉट कॉल्ड अ कोमा लाइक दिस। साराज बुक का मतलब ये है कि ये सारा की किताब है। जॉन्स कार, अगर मैं लिखती हूँ दिस इज जॉन्स कार, यानी ये जॉन की गाड़ी है, उसकी गाड़ी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोजेसिव नाउन, जहां एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। यहां जो एपोस्ट्रोफी देख रहे हैं, इट्स नॉट एक्टिंग एज अ पोजेसिव नाउन, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को इंडिकेट कर रहा है। ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है शी विल की। और आई एपोस्ट्रोफी डबल एल के साथ ये किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आयल की, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी करनी है, तो यू शुड नो कि ये कौन सी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो इसीलिए आपको बता रही हूँ कि फ्यूचर टेंस के लिए जब आप टेंसेज में इनको यूज़ करते हैं, यू यूज़ दीज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। शी विल की जगह शील, लेकिन दादा को शी विल बोला था, ये सिर्फ लिखने में, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो बेसिकली इनफॉर्मल राइटिंग है। इसकी बात भी मैंने पहले आपको की थी। फॉर्मल राइटिंग क्या होती है, एक प्रॉपर तरीका, जिस चीज़ को आप लिखते हैं जब आप ऑफिस में कोई बात कर रहे हैं, कोई एक फॉर्मल तरीके से आप किसी को इंग्लिश में कुछ लिख कर दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल
होता नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इनफॉर्मल राइटिंग है। इनफॉर्मल यानी मैं कोई टेक्स्ट कर रही हूँ, मैंने शॉर्ट करना है, या ईमेल कर रही हूँ तो मैंने अपना शॉर्ट लिखना है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्शंस लगानी शुरू कर दी। ईमेल क्योंकि लिख रही थी मैं, या मैं कोई यानी अनऑफिशियल चीज़ जो मैं आम बात कर रही हूँ किसी से, टेक्स्ट मैसेजेस पे बात कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। इसलिए फॉर्मल राइटिंग में इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ नॉट यूज्ड। इनफॉर्मल में ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करने का मतलब ये है कि मैंने छोटी कर दी फॉर्म, यानी शी विल को मैंने शील लिख दिया, यानी शॉर्ट कर दिया, अपना मैंने टाइम सेव किया है जस्ट टू फिनिश माय सेंटेंस। तो इसलिए ये इनफॉर्मल राइटिंग है, यानी जो मैं जनरली करती हूँ। लेकिन एक ऑफिशियल राइटिंग, एक प्रॉपर राइटिंग, एक प्रॉपर इंग्लिश, उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस नहीं इस्तेमाल की जाती। उसमें नॉर्मली पूरा ही वर्ड्स लिखे जाते हैं या पूरी फॉर्म लिखी जाती है, नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। इसलिए प्लीज़ रिमेंबर दैट कि फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग क्या है, बिकॉज इंग्लिश में ये दोनों तरह की राइटिंग्स यूज़ होती हैं। फॉर्मल राइटिंग में आप स्पेसिफिकली किसी ऑफिस वर्क पर या कोई अपनी प्रॉपर, आप क्लास में आपको टीचर ने कोई ऐसे दिया, आप ऐसे के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपका एक प्रॉपर वर्क है। जो आप स्कूल का काम कर रहे हैं, कॉलेज का काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर डूइंग, दैट इज़ अ वर्क जो आपने सबमिट करवाना है। तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं किसी से, इस तरह मैंने कहा ना, टेक्स्ट लैंग्वेज है या मैं ईमेल लिख रही हूँ, इनमें मैं यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज वहाँ पर इनफॉर्मल राइटिंग चलती है। सो आई कैन राइट दैट इनफॉर्मल राइटिंग। सो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे लगाते हैं, क्योंकि अभी जो हमने सेंटेंसेस किए हैं दीज आर ऑल अफर्मेटिव्स। अफर्मेटिव्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंस, शी विल गो देयर, ही विल रीड द बुक, शी विल प्ले द गेम, दे विल ड्रिंक द टी, ये सब क्या चीज़ें? पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो इनको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव्स। टेंसेस में हमने बार बार इनका जिक्र किया है। और अगर हमने नेगेटिव लिखना हो तो क्या हम करेंगे? अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल, या अगर आप शैल यूज़ करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा विल का यूज़ होता है तो मैं विल का ही यूज़ करूँगी। एंड फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जब मैं नेगेटिव्स की बात करूँगी, इनमें मैं क्या करूँगी? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट। और विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? वॉन्ट। इस तरह से इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी जाती है, वो भी हम करेंगे। सब्जेक्ट एंड विल नॉट, ये हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी फ्यूचर का, यानी ये मैं नहीं करूँगा या ये मैं नहीं करूँगी, तो मैं इसके लिए कौन सा टेंस यूज़ करूँगी? द नेगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी मैंने कहा कि आई विल नॉट गो देयर, आपसे कोई पूछ रहा है कि आप वहाँ जाएंगी, मैं कह रही नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। नो, आई विल नॉट गो देयर। और अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि जी मैं ये नहीं पढ़ूंगी, यानी आई विल नॉट रीड दिस, शी विल नॉट प्ले द गेम, यानी वो गेम नहीं खेलेगी, दे विल नॉट रीड द बुक, वो बुक नहीं पढ़ेंगे। ये सारा जो नॉट लग रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग कि ये कौन सा टेंस है? नेगेटिव फ्यूचर टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का की नेगेटिव फॉर्म। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जैसे मैं लिखती हूँ ही विल नॉट स्टडी टुडे, आज वो पढ़ाई नहीं करेगा। तो मैंने विल के साथ क्या लगाया है? नॉट। स्टडी जो है फर्स्ट फॉर्म है, और स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यानी सेकंड फॉर्म इज बेसिकली, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। यानी सेकंड, फर्स्ट फॉर्म थी स्टडी, सेकंड फॉर्म है स्टडीड, और थर्ड फॉर्म भी है स्टडीड। लेकिन मैंने इनमें से ना ये यूज की है और ना ये यूज़ की। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है जो मैं फॉर्म्स का वर्ड यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमने जब टेंसेस शुरू किए मैं तब से ही बार बार जिक्र कर रही हूँ इसका कि यू नीड टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, क्योंकि अगर आपको टेंसेस सीखने हैं तो आपको ये लर्न करने होंगे। आई नो नई चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट अगर आप यू आर डिटर्मिन्ड कि हमने पढ़ना है, आपने ये इरादा किया है कि हमने इंग्लिश सीखनी है, तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जस्ट लर्न देम और फिर इनको आप यूज़ कर सकेंगे ईजीली। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टडी कि फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ लगानी है, तो वो क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड क्या है। जैसे हमने पास्ट में थर्ड सेकंड फॉर्म का यूज़ किया था, फिर हमने परफेक्ट टेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था। लेकिन क्योंकि अभी हम सिंपल फ्यूचर टेंस कर रहे हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है, वहाँ आप सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ओके, ही विल नॉट स्टडी या दे विल नॉट गो टू स्कूल। दे विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएंगे। अब इन सब में नॉट क्यों लग रहा है? क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस। किसके? सिंपल फ्यूचर टेंस के। ये सारी जो रूल आपको बताया है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब। और अगर मैं लिखती हूँ ही
shall not study today. इसका भी सेम मीनिंग है, जैसे मैंने कहा कि शेल भी लगा लें तो इट्स द मीनिंग इज सेम, यानी वो आज पढ़ाई नहीं करेगा। तो उसमें फ़र्क कुछ नहीं है, अगर आपने शेल का भी यूज़ किया है वो मीनिंग आपको सेम ही दे रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा शेल का अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता और अमेरिकन इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं होता, ब्रिटिश में भी कम हो गया है, ऑल्दो दिस शेल इज़ बेसिकली यूज्ड इन ब्रिटिश, तो ब्रिटिश इंग्लिश, तो इसलिए हम शेल के साथ भी मैंने कहा आपको सेंटेंस बना के दिखा दूँगी कि मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव्स होते हैं जब आपने कोई क्वेश्चन करना हो, यानी मैं जिस तरह कहती क्या तुम वहां जाओगी, इन्हीं को हम चेंज करते हैं क्वेश्चन में ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कैसे, क्योंकि मैंने कहा ही विल नॉट स्टडी टुडे, यानी अगर मैं इसका अफर्मेटिव लिखूंगी तो क्या होगा, ही विल स्टडी टुडे, मैं नॉट निकाल दूंगी। अफर्मेटिव क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी मैं लिखती हूँ ही विल स्टडी टुडे, यानी वो आज पढ़ाई करेगा, सो ही विल स्टडी टुडे। अब इसको मैं लेके जाती हूं इंट्रोगेटिव में, विल पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट। अब आपके पास सब्जेक्ट क्या चीजें हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट्स, ये सब क्या है, सब्जेक्ट। ही, शी, इट कैन ऑल्सो बी अ नेम, यानी ही की जगह किसी लड़के का नाम हो सकता है, यानी लड़के का नाम जॉन हो सकता है, जावेद हो सकता है, लड़की का नाम स्नेहा हो सकता है, सारा हो सकता है, कोई भी नाम लिखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम बात करेंगे इनके साथ भी आपने क्या करना है, आपने हमेशा विल का इस्तेमाल करना है। और जब हम बात करते हैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो अब हमने क्वेश्चन में क्या किया, विल को हम पहले ले गए, फिर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद क्वेश्चन, यानी कि अब मैंने सब्जेक्ट से पहले क्या यूज किया है, विल। और अगर मैं शेल के साथ क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ तो शेल आ जाएगा पहले। तो अब मैं सवाल इसी को मैं क्वेश्चन में अगर चेंज करूँ तो कैसे करूँगी, विल ही स्टडी टुडे, क्या वो आज पढ़ाई करेगा, ये क्या है, क्वेश्चन, यानी कि वो सवाल करें क्या वो आज पढ़ाई करेगा। सो विल ही स्टडी टुडे, नीचे हमने लिखा था दे विल नॉट, दे का सॉरी मैं ये मिस कर गई हूँ, ऑफ एंड ऑन कभी ऐसा होता है कि मैं ओवरलुक कर जाती हूँ, प्लीज़ डू नॉट थिंक कि इसको दे के और द के स्पेलिंग नहीं आते, आई नो द स्पेलिंग, बट जब मैं ज़्यादा कुछ लिख रही होती हूँ तो आई एम सॉरी आई मिस दैट, सो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मुझे मैंने पर्पजली ऐसे लिखा है, बिकॉज मोस्टली इट इज़ ओवरलुक बाय माई आईज, क्योंकि मैं आगे लिख रही होती हूँ। दिस इज दे, ओके, दे विल नॉट गो टू स्कूल। अब मैं इसको पॉजिटिव में पहले चेंज करती हूँ, दे विल गो टू स्कूल, ये है अफर्मेटिव। अब इसको मैंने क्वेश्चन में करना है, विल दे गो टू स्कूल। नेगेटिव के भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं क्योंकि अभी आपको सिंपल क्वेश्चंस बता रही हूँ तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, दे विल गो टू स्कूल, इसको जब मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करूंगी तो विल दे गो टू स्कूल, बिकॉज विल इज कमिंग बिफोर द सब्जेक्ट। और फिर आगे सेंटेंस में लिख रही हूँ विद वर्ब, क्योंकि इसने स्कूल वर्ब, हमने कहा कि वो स्कूल जाए या वो स्कूल जाएंगे, तो मैंने आगे से सवाल कि क्या वो स्कूल जाएंगे, विल दे गो टू स्कूल, क्योंकि मैं जाएंगे यानी फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, जहां भी बात फ्यूचर की हो रही है यानी आने वाले वक्त की बात हो रही है, तो हम इसलिए विल का यूज करते हैं। यानी जब आपने इंग्लिश में फ्यूचर की बात करनी है तो आप विल का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव सेंटेंसेस को भी आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जैसे मैंने कहा दे विल नॉट गो टू स्कूल, इसको अगर मैं क्वेश्चन में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, विल दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ सिंपल
सेंटेंसेस बताए थे, यानी दे विल गो टू स्कूल, विल दे गो टू स्कूल, लेकिन नेगेटिव के साथ भी क्वेश्चन बनाया, जैसे नेगेटिव क्वेश्चंस, यानी कि दे विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएंगे। अब इसी को मैं सवाल में लिख रही हूँ कि क्या वो स्कूल नहीं जाएंगे, विल दे नॉट गो टू स्कूल। अब मैंने क्या किया है, विल पहले, सब्जेक्ट, फिर नॉट। यहाँ क्या हुआ था, सब्जेक्ट फर्स्ट, विल एंड नॉट, फिर आगे वर्ब और आगे आपका सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब मैंने नेगेटिव क्वेश्चन में किया है तो विल तो पहले आना ही है फॉर श्योर, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन। लेकिन अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट मैंने लगाया है सब्जेक्ट के बाद। क्या वो ये नहीं करेगा, विल ही नॉट डू दैट, क्या वो ये नहीं करेगी, विल शी नॉट डू दैट, तो आपने नॉट लगाना है यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद। ओके, अब हम तीनों चीजें लिखेंगे और तीनों मैं आपको करके दिखाऊंगी ताकि यू कैन सी द डिफरेंस कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने कैसे चेंज किया। ओके, लेट्स राइट वन सेंटेंस और उसको मैं चेंज करती हूँ ताकि आप देख लें कि कैसे हमने चेंज करना है। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखते हैं, ही विल रीड, ये हो गया अफर्मेटिव। देन सेकंड, अब इसी को मैं नेगेटिव में चेंज करती हूँ, ही will not read. Now this is in negative. और अब इसी को ही मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करती हूँ, will he read? This is इंट्रोगेटिव। ये सिंपल इंट्रोगेटिव है इस अफर्मेटिव का। अगर मैं इसको ही विल नॉट रीड को लिखूंगी नेगेटिव क्वेश्चन के साथ तो फिर कैसे होगा, विल ही नॉट रीड, दिस इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव बट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव बना रही हूँ। ओके, दिस इज TIVE, क्योंकि जगह थोड़ी थी तो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मैंने ई मिस कर दिया, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव का इंट्रोगेटिव है। मैंने कहा ही विल नॉट रीड, तो इसी को मैंने चेंज किया, विल ही नॉट रीड। इसकी जगह आप कोई और सेंटेंस भी कर सकते हैं, यानी शी विल ड्रिंक अ कप ऑफ टी, विल शी ड्रिंक अ कप ऑफ टी, शी विल नॉट ड्रिंक अ कप ऑफ टी, विल नॉट आप एक ही सेंटेंस में चेंज करके दे सकते हैं। दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप कैसे सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला दैट वी डिड कि सब्जेक्ट पहले कहाँ लगाना है, विल कहाँ लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगानी है, नेगेटिव में, अफर्मेटिव में एंड इंट्रोगेटिव्स में। सो विल स्टॉप हियर। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं, हमने क्योंकि बात की थी कि कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं इस सिंपल फ्यूचर टेंस को, क्योंकि हम हमेशा रह जाता है हमारा साम हमने शुरू किया हुआ 91। सो आई विल स्टॉप हियर ताकि हम उसको आज आपके साथ करें, देन वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कोर्स। They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Yes, thank you. ये थी 12th वर्स और आज इससे आगे से करेंगे तो इस क्योंकि हम अब 13 वर्स करेंगे। इस वर्स को कोई उर्दू में यहाँ के पढ़ दे प्लीज़, आप में से कोई भी, क्योंकि फिर मैं आपको इंग्लिश बताऊंगी, बिकॉज इंग्लिश में तो मैंने लिखी ही है।
तू शेर बब्बर और तकफी के बच्चे को रोंदेगा, तू जवान शेर और अस्तहा को पामाल करेगा। Amen. यानी you will treat upon the lion and the cobra, you will trample, TRAMP, यानी वो जो अभी आपने उर्दू में वर्ड यूज किया, that is the one, trample the great lion and the yes serpent, कोबरा को अस्तहा कहते हैं, serpent यानी स्नेक की बात हो रही है, और yes कोबरा एंड द सर्पेंट, ये दोनों स्नेक की ही टाइप्स हैं, और लायन जो है शेर की जो बात आपने की थी, कि बिकॉज आई नो दैट इन इंग्लिश वेल। तो अब आपने मेरे पीछे बोलना है, पहले मैं एक दफ़ा पढ़ती हूँ फिर आप मेरे पीछे बोलेंगे। यू विल ट्रीड अपॉन द लायन एंड द कोबरा, यू विल ट्रैम्पल द ग्रेट लायन एंड द सर्पेंट। ओके, अब मेरे पीछे, यू विल ट्रीड अपॉन द लायन and the cobra, you will trample the great lion and the serpent. Amen. So let's stop here. Next time हम लोग next verse करेंगे. Hopefully. See you next time. Stay safe. God bless you.